हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन के रिलेशन के बारे में। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले के टॉपिक जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो। आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपने आप को प्रॉपर, ठीक है, एकदम अच्छे अच्छे नोट्स के साथ तैयार करके चलो और कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर आप सॉल्व करते चलो। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में नॉइस है वो आपको इग्नोर करनी है। ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर साउंड क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्रिज्म के बारे में। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक, तो आपने प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिज्म क्या होता है, ठीक, सबसे पहले देखते हैं। तो प्रिज्म को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। ठीक, ठीक बच्चों, ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक, अब प्रिज्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? प्रिज्म पे जो ये दो ऐसा ऐसा दिख रहा है ना आपको, मान लो यहां पे नाम दे दो ए, ये नाम दे दो बी, ये नाम दे दो सी। ठीक है, तो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो आपको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ठीक, तो जो फर्स्ट वाला ये इंक्लाइंड सरफेस है, एक ये और एक ये, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। ठीक बच्चों, और इसको क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, बेस ऑफ द प्रिज्म। अब बच्चों होता क्या है, सबसे बड़ी चीज, मैं एक और रे डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ऐसे। ठीक, ये वाली क्या होती है, इंसिडेंट लाइट रे। ठीक, इंसिडेंट रे है, इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट भी बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट रे। ठीक, जैसे ये, अब बेटा बाहर वाला क्या है, एयर वाला मीडियम है। ठीक, और जाहिर सी बात है प्रिज्म किससे मिलके बना होता है, ग्लास से। ठीक, तो यहां कहीं अंदर कैसा होगा, ये ग्लास होगा ना, मतलब डेंसर मीडियम होगा अंदर। ठीक है, अंदर मीडियम कैसा है, डेंसर है। ठीक बच्चों, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के तरफ जाती है, तो मैंने आपको बहुत पहले बार बताया है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाती है। ठीक, लेकिन लाइट रे जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक, अब जाहिर सी बात है यहां पे लाइट रे ड्रॉ की ऐसे। ठीक, अब ये नॉर्मल बनाया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, लाइट सीधी जानी चाहिए थी लेकिन हल्की क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ वेंट हो जाएगी। ठीक, ये वाली लाइट रे कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब बच्चों अंदर मीडियम कैसा है, डेंसर। अब लाइट रे फिर बाहर निकल लगी तो यहां पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक, अब मीडियम सेम रहता तो ऐसे ही सीधी जाती, लेकिन मीडियम चेंज हो गया। ठीक, अब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। जो ये लाइट रे है, ये वाली कौन सी होगी, इमरजेंट रे। कौन सी होगी, इमरजेंट रे। इतनी चीजें तो आपको पता चल गई। ठीक, अब बच्चों ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा पॉइंट बताऊंगा, आपको समझना है। ठीक बच्चों, आपको कहीं ये वाली इंसिडेंट रे और जो इमरजेंट रे आपस में पैरेलल दिख रही है, नहीं? अगर इसको मैं मीडियम चेंज ना होता तो ये लाइट रे सीधी ऐसी जाती, अगर ये वाली मीडियम इमरजेंट रे कैसी जाती, ऐसे जाती। ठीक, तो जो ये एंगल है ये, ठीक, जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अभी मैं बड़ा सा बना दे रहा हूं डायग्राम, फिर समझ में आ जाएगा, ऐसे समझो। ठीक, ये प्रिज्म है, लाइट रे ऐसी आई, ठीक, मीडियम चेंज हुआ,
रिफ्रैक्ट होके टुवर्ड द नॉर्मल बेंट हो गई, फिर यहाँ पे लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई, बेंट हो गई। तो ये वाली इंसिडेंट लाइट रे है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ऐसे जाती, ठीक। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इमरजेंट रे है, इसको आगे मिलाओ, देखो आगे यहाँ कहीं मिलेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, कितना एंगल इसने बेंड किया, कितना एंगल लाइट डेविएट हो गई, ठीक भाई, बेंड कितना हो गई, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, कोई तकलीफ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद करनी है। देखो बच्चों, जो ये प्रिज्म है, इस पे जो रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, कहां पे हो रहा है, दो इंक्लाइंड सरफेसेस पे, ठीक है। रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस पे अकर हो रहा है, एक इस पे और एक इस पे। कैसे, यहां से लाइट रे चेंज, मीडियम चेंज हो गया, रेयर से डेंसर की तरफ गई तो रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां से डेंसर से रेयर की तरफ गई तब भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। मतलब जो प्रिज्म है वो कौन से फिनोमेना पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पे। इतना तो पता चल गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रिफ्रैक्शन है वो दो इंक्लाइंड सरफेस पे ही तो हो रहा है, एक इधर एक ये। समझ में आया, ठीक। जिसकी वजह से इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आपस में पैरेलल नहीं है। तो एक पॉइंट लिखो यहां पे, ये वाला डायग्राम रब कर दे, ठीक है। यहां पे पॉइंट डाल के लिखो, इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन अकर at two inclined surfaces that is incident ray is not parallel to emergent ray। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, ठीक। इस वाले पॉइंट में देखो, जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, जो ये लाइट रे यहां से गई, अंदर गई, ठीक, अंदर जाके फिर बाहर निकल गई, ठीक। पहले लाइट रे सीधी जा रही थी, मीडियम चेंज हुआ, बेंट हुई, फिर मीडियम चेंज हुआ, फिर बेंट हो गई, ऐसा ही तो हो रहा, ठीक। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे हो रहा है वो किधर हो रहा है, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ। जो बेंडिंग हो रही है वो किधर हो रही है, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ। देखो आप, हो रही है नहीं हो रही, लिखोगे सेकंड पॉइंट लिखोगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, अब कौन सी लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन प्रिज्म is toward the base of prism। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों इसी में तीसरा पॉइंट देखो, यहां पे ये आपको लिखते चलना है। तीसरा पॉइंट बच्चों ये देखो, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली, ये देखो इस नीचे वाली बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ क्या है, पैरेलल है। लिख ले, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे is parallel to base of the prism। एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था कि जब मीडियम चेंज होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जरूर करेंगे। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी। बताया था, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा बेंडिंग होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने बताया था पहले, लेकिन ये प्रिज्म है तो यहां पे बात कुछ और करेंगे, ठीक है। अब यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात ना करके प्रिज्म में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे, जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं।
समझ में आया? एंगल ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं? डेल के साथ। इतनी चीज क्लियर हो गई? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। एक पॉइंट फिर से बता रहा हूं, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या ईटा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या ईटा से डिनोट करते हैं, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी उतनी ही ज्यादा है अंदर मीडियम की। समझ में आया? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज्यादा बेंडिंग, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के केस में, उतना ही ज्यादा बेंडिंग, उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन। फटाफट नोट करो, फिर आगे की पॉइंट्स लिखाते हैं। इतना नोट कर लिया बच्चों? ठीक, इसको रब कर रहा हूं। ठीक, एक मस्त सा कॉन्सेप्ट अभी समझाते हैं एक बार और। इतनी बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, यहां पे देखो, मैं आपसे पूछूं कि रेगुलर प्रिज्म क्या होता है बच्चों? रेगुलर प्रिज्म क्या होगा बच्चों? जो रेगुलर प्रिज्म होता है वो एक तरह से तुम सपोज कर लो कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होता है। मतलब जिसमें सभी एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 60 डिग्री। तो इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? जो रिफ्रैक्शन अकर होता है वो दो इंक्लाइंड सरफेसेस पे होता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। समझ में आ गया? पहला पॉइंट याद है? इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन अकर एट टू इंक्लाइंड सरफेसेस, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे होता है वो इमर्जेंट रे के पैरेलल नहीं होता है। समझ में आ गया? ठीक है, जरा आगे बढ़े। ठीक ठीक बच्चों, इतनी चीज तो समझ में आ गई। ठीक, अभी मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाऊंगा। सर कितनी बार बनाओगे? जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। ये बेटा क्या था? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है बेटा, रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट रे बेंट हुई टुवर्ड द नॉर्मल, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, डेंसर से रेयरर की तरफ गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो गई? बेंट हो गई। ये वाली इमर्जेंट रे है बच्चों। जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। थोड़ा कोल्ड हो रखा, मैनेज कर लेना बच्चों। ठीक, अब सबसे पहली चीज आती है कि सर एंगल ऑफ डेविएशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? समझ में आना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी डेफिनेशन बताएंगे। ठीक, आपको समझाना है ना बस। मैंने क्या किया? इस इंसिडेंट रे को आगे फॉरवर्ड क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंडेड फॉरवर्ड। ठीक, मैंने क्या किया? इस इमर्जेंट रे को बैक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंडेड बैकवर्ड, एक्सटेंडेड बैकवर्ड। इतना समझ में आया? तो ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। आई बात समझ में? तो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विच एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे विच एक्सटेंडेड बैकवर्ड मीटेड एट अ पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? या फिर ऐसे कह दो, इट इज द एंगल एट विच द इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड द इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड एंड दैट पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म का होगा? द एंगल बिटवीन द टू इंक्लाइंड सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, द एंगल बिटवीन टू इंक्लाइंड सरफेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। याद हो गया? चाहो तो लिख लो। एंगल ऑफ डेविएशन की अभी डेफिनेशन हम लिखा देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म की लिख लो पहले। एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म लिखो, इट इज अ एंगल बिटवीन टू inclined surfaces। जल्दी से नोट करो फटाफट। इतना कोल्ड में कुछ बच्चों समझ में नहीं आता है ना, नोट करो फटाफट। इतना नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, अच्छा हेडिंग डालो एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज द एंगल
at which emergent ray extended backward makes with the angle with incident ray extended forward, TENDED सही है ना, extended forward, ठीक, इतना लिखो। उसके बाद बच्चों जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है डिपेंड किस पे कर रहा है? सबसे पहले इंसिडेंट रे पे, दूसरा इमरजेंट रे पे, और तीसरा एंगल ऑफ प्रिज्म पे। कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई? देखो एंगल ऑफ डेविएशन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट रे पे, इमरजेंट रे पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक, इतना लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इट्स डिपेंड ऑन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना डेल, ठीक है। डेल मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट रे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लो, इट डिपेंड ऑन एंगल आई। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन एंगल आर, रिफ्रैक्टेड रे। थर्ड, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बच्चों जो एंगल ऑफ डेविएशन है जिसको हम डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। ठीक, क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाला पॉइंट नोट करना, कई बार एमसीक्यूज में ये पूछ दिया जाता है। एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जाता है कि जो डेल एंगल ऑफ डेविएशन है किसके बराबर होता है? एंगल आई प्लस एंगल ए माइनस एंगल ई। ऑप्शन 1, 2 और तीसरा ऑप्शन होता है एंगल ई प्लस एंगल ए माइनस एंगल आई, और चौथा होता है नन ऑफ दीस। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, बाकी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इतना नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। ये सारे की पॉइंट्स समझ में आ गए? रब करें इधर वाले। अब बच्चों थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। अभी तो पढ़ा ही है, थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से और ईटा से। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे, मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से, म्यू बढ़ाने से, म्यू इंक्रीज करने से क्या होता था? बेंडिंग इंक्रीज होती थी। बेंडिंग इंक्रीज होती थी। बेंडिंग इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater will be its bending, greater will be its bending, more is the angle of deviation। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। बाकी ये वाले पॉइंट्स तो आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है,
ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता ही, सेकंड आपको पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज्यादा होगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक, थर्ड वाला पॉइंट आपको पता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आप ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर और देखो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे करता है टेम्परेचर पे डिपेंड? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डेंसिटी है, ग्लास के अंदर की डेंसिटी है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हो गए दूर दूर जाएंगे। मेरा गला ठीक नहीं है, दोबारा समझा रहे। टेम्परेचर बढ़ाने से जाहिर सी बात क्या है, जो ग्लास स्लैब के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाने पे जो उनकी अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो भाग गए। अब भाग गए तो जाहिर सी बात है जगह है उसके पास, ठीक, तो बेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अब जिसकी वजह से क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अब जब म्यू कम हो गया तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो म्यू होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये वाला पॉइंट पता चल गया। चौथा पॉइंट बताओ बच्चों, चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट होगा बच्चों कि वेवलेंथ। वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ का मतलब है बच्चों, अभी समझा रहे, वेवलेंथ का मतलब है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा? याद करो, जब मैंने लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैंने ये बताया था कि जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगी उसका म्यू उतना ही कम होगा। ठीक, फॉर्मूला बताओ मैंने कौन सा बताया था? म्यू बराबर बताया था C अपॉन B बताया था। ठीक है, और B क्या था बच्चों? ठीक, लैम्डा बराबर क्या था, F इंटू V, यही तो था। तो B बराबर क्या था? B बराबर क्या था, लैम्डा अपॉन F, यही तो था। मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ भी बढ़ती थी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ाने से, ठीक, अगर वेलोसिटी बढ़ाते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता था, कम हो जाता था। पढ़ाया था ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट किस मीडियम में ज्यादा होती थी, रेयरर मीडियम में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू ज्यादा होगा वहां पे स्पीड जो हो जाएगी लाइट की कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर, ग्लास और डायमंड में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी किसमें, वाटर में। ठीक, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और डायमंड से कम है। ठीक, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, डायमंड का। डायमंड का कितना होता है, 2, और ग्लास का कितना होता है, शायद 1.5, और वाटर का होता है 1.3, कुछ ऐसा ही समथिंग होता है। समझ में आया? तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका म्यू सबसे कम होगा। जिसका म्यू सबसे कम होगा वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। बात भेजे में घुसी? ठीक, ये वाले पॉइंट नोट करो। तो वेवलेंथ बढ़ाने से जाहिर सी बात है क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ कम करने से वेलोसिटी भी कम होगी। ठीक, अब वेवलेंथ ज्यादा, ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा। वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। और म्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, मैंने क्या पढ़ाया था, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता था, पढ़ाया था ना। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे कम किसका था, रेड का, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। समझ में आया? नहीं आया तो वो वाली वीडियो में अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लेना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। वेवलेंथ की तरह था, वेवलेंथ बढ़ाने से क्या होगा, जो म्यू है डिक्रीज होगा। म्यू डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इतने पॉइंट नोट करो फटाफट, तब तक मैं थोड़ा अपने आप को ठीक कर लूं। नोट कर लिया? रब करें। ये 4 पॉइंट पहले क्लियर करो, क्योंकि 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला। मेरा गला थोड़ा और खराब होता जा रहा है, क्योंकि कोल्ड जो है ना वो यहां नहीं, यहां तक जकड़ा हुआ है, यहां तक, ये समझ लो। लेकिन वीडियो बनाए बिना भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपका एग्जाम है। अच्छा ठीक है, अब जो 5वां फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों, अभी मैंने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन को डी से भी डिनोट कर सकते हैं और डेल से भी। कितना होता था, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहली चीज आपको यहां पे सिर्फ पढ़ने को मिलेगा, कोई फ्री की बातें नहीं मिलेंगी, फ्री का एडमिरेशन नहीं मिलेगा कि ये कर लो वो कर लो। सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है। हम आपके लिए जो ये वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, और कोई मोटो नहीं है। शेयर करना हो करो, ना करना हो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा देख रहा हो तो एक बच्चा प्रॉपर देखे, टाइम खोकट ना करे, ठीक, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ो। ऐसे टाइम पास नहीं कि सर को आप मैं कोई ऑडिशन देने नहीं आया हूँ आपके सामने कि समझ में आए बच्चों तो मुझे पॉइंट्स दो ना। अगर कुछ कमियां लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करूंगा, ठीक, लेकिन पढ़ो यहाँ पे, ठीक। तो एंगल डी किसके बराबर था, आई प्लस ई माइनस एंगल ए। तो पहली बात करते हैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बच्चों। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहानी सुनो, अरे ऐसे ही समझ लो, जैसे आपके घर पे रिश्तेदार आए, ठीक है, और आपने क्या किया, वो जैसे ही जा रहे हैं आप उनके सामने गए, आपने पैर छुए, तो आपको लगा कि रिश्तेदार हमको रुपए देंगे, ठीक। तो पहले तो उन्होंने रुपए दिए तो आपने मना कर दिया, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं रख लो मौसी, नहीं रख लो। लेकिन मन कर रहा है कि अरे 500 का नोट है, कर बहुत सारे काम हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा उन्होंने और प्रेशर किया, आपने रख लिया। सेम यहाँ पे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ। पहले इसको बढ़ा रहे, ये इग्नोर कर रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, भैया ये कह रहा ले लो, ये कह रहा नहीं चाहिए, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, यहाँ पे 100 रुपए पहले दे रहे थे, अब मैंने 500 कर दिए, तुरंत एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, बढ़ गया। भैया लाओ लाओ, ठीक। ग्राफ कैसे बताएंगे, देखो ऊपर वाला क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और नीचे वाला क्या है, एंगल ऑफ, ये क्या होगा यहाँ पे, आई, यही तो होगा, सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ डेविएशन ये रहा। पहले हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो जाहिर सी बात है जो डेल है वो क्या होगा, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक, ऐसे कम हो रहा है, ठीक। लेकिन जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया 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 बढ़ाया, और ये एकदम ऐसे हो गया, ठीक, ऐसा। समझ में आया, मतलब जो नाइक वाला साइन होता है ऐसा, ये साइन, ये जहां पॉइंट हो समझ जाना कि उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। अब इसको समझने के लिए कई बुक में सर ने अलग अलग तरीका बताया, ऐसे 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 कि यहां पे एक पॉइंट पे नहीं, तो हमें क्या करना है, जो ये ग्राफ ऐसा कर्व बना रहा है, ध्यान से सुनना, ऐसा ही तो है, ये ऊपर वाला डेल है, नीचे वाला ये आई है, जो ये वाला पॉइंट है, यहां पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे तो मीट करता है, तो उस एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल जो होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, सिर्फ एक पॉइंट के लिए। भाई आप यहां पे इसकी वैल्यू आई बढ़ाते जा रहे हो तो डेल कम होता जा रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट पे आके उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, उसके बाद फर्दर राइज कर जाएगी। समझ में आ रहा है, इतना समझो, फटाफट नोट करो, थोड़ा मैं ठीक कर लूँ अपने आप को, नोट करो फटाफट। इतनी बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, अगर ये वाला ग्राफ हमको दिख रहा है, हम क्या करेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पे जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा उसका मिनिमम हमको नजर आ रहा है, क्या एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नजर आ रहा है, हम फट से वहां पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी सर्किल है, कोई भी सरफेस पे एक पॉइंट पे ही तो पास होता है, एक पॉइंट से पास होता है। तो इस एक पॉइंट पे जहां पे ये पास हो रहा है, मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। इतनी बात समझ में आई, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब ये बताएंगे कैसे, ठीक, पहले इतना समझो। अब ग्राफ हमने सिंपली बता दिया, लेकिन हम प्रिज्म की तरह समझाएंगे, प्रिज्म के साथ, ठीक। पहली चीज क्या है, पहले मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, 100 रुपए दे रहे थे भैया रिश्तेदार हमको, हमने मना कर दिया, हमने नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दो मौसी। जैसे ही उन्होंने 500 रुपए निकाले, भैया फट से कह दिया कि अरे मौसी जी कोई बात नहीं, दे दो। 500 रुपए दिखाने पे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, बढ़ गया, मतलब पहले मना कर रहे थे, बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, जिसकी वजह से एंगल ऑफ डेविएशन और बढ़ गया। बात भेजे में घुसी, नोट करो फटाफट। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा फट से, ठीक, जल्दी करो नोट।
रब करे। फिर से बताओ बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। अब बच्चों हेडिंग डालो, गगनचुंबी कॉन्सेप्ट। अबे बेटा ये कोई टॉपिक का नाम नहीं है, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझा रहे, गगनचुंबी कॉन्सेप्ट। ये मेरा है पर्सनल वाला, ठीक। तो इसमें लिखोगे गगनचुंबी कॉन्सेप्ट में कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, आज के बाद नहीं भूलोगे। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कुछ नहीं करना है, प्रिज्म बनाओ फटाक से। बना लिया प्रिज्म भैया। फिर से लाइट पास कराओ, रेयर मीडियम से गई, नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट रे, टू बार द नॉर्मल बेंट हो गई, फिर यहां पे नॉर्मल बनाया, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल बेंट हो गई, ये आर होगी, ये आई होगी, और ये वाली होगी एंगल ई, ठीक है। एंगल आर स्मॉल से डॉट, एंगल आर, ये होगा एंगल आई, और ये होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये वाला जो एंगल आया ये क्या है? डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, माइक्रोस्कोप लगा के समझा रहे। देखो तुम जरा गौर से देखो, यहां पे कुछ नजर आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। जितना बच्चों ये वाला एंगल है, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। यहां पे देखो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। यहां पे जो देखो, जैसा यहां से लाइट रेयर से गई, डेंसर में गई, फिर रेयर में चली गई, तो जितना एंगल यहां पे उतना ही एंगल यहां पे। भाई देखो नॉर्मल की तरफ, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। यहां पे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंस कितना बना रहा है? 90 डिग्री। जब एंगल सेम है तो भैया दोनों जगह जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, चाहे इधर से देखो ई की तरफ से, चाहे आई की तरफ से देखो, दोनों सेम ही है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि आई किसके बराबर है? ई के। ये तो साधारण भाषा में हो गया। अब इसको जो आई बराबर ई कहा है, इसको हमने बताया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, आगे पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अगर पेट में अभी चूहे कूद रहे हैं तो हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बता रहा है कि आप इधर से गए, लाइट बेंड हुई, फिर लाइट बेंड हो गई। भाई रेयर से गए डेंसर मीडियम में, फिर लाइट बेंड हुई, फिर डेंसर से रेयर की तरफ गए, फिर लाइट बेंड हो गई। कंडीशन क्या थी? यहां से आप आराम से टुर टुर जा रहे थे, आपने सोचा यहां से अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जा रहे हैं मिलने आराम से। आप इधर से गए, इधर इधर देखा कि आपके पापा पहले ही इधर से आ रहे हैं, आप इधर से पापा को देखा, तुरंत सेम पाथ पे वापस आ गए। मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए आप गए 180 पे, सेम पाथ को फॉलो करते हुए आप वापस आ गए। तो जिस पाथ पे लाइट रे जाती है उसी सेम पाथ पे लाइट रे वापस आ जाती है, ठीक। 180 का पाथ फॉलो करके उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट जो पाथ लेती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, वही पाथ, सेम पाथ फॉलो करके वो लाइट रे वापस आ जाती है, जिसकी वजह से उसको हमने नाम दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये न्यूटन ने बताया था, आगे चल के हम समझाएंगे इसको, ठीक। इतना समझ लो बस, इतना समझ में आया। अब कंडीशन समझो। पहला कंडीशन क्या है? आई बराबर ई, ठीक। या कई बुक में इसको आई दे दिया, I1 दे दिया, इसको I2 दे दिया, क्योंकि भैया दोनों तरफ रेयर मीडियम है, तो लाइट रे जैसे गई वैसे वापस आ गई। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल ई के। चलो एक चीज समझ में आ गई बच्चों, जब आई और ई बराबर है तो इसके आर भी तो बराबर होंगे। ये R1 मान लो या R2 मान लो, ठीक। ये भी बराबर होंगे, R1 बराबर R2। थोड़ा और डिटेल में बनाए, ठीक है, ऐसे समझ लो। ऐसे गई लाइट, नॉर्मल बनाया, बेंट हुई, नॉर्मल बनाया, अरे बाप रे, ठीक। फिर लाइट रे बेंट हो गई। यहां पे अगर इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा कि, तो ये वाले एंगल आपस में बराबर है, तो ये वाले भी तो एंगल बराबर होंगे। R1 R2 इसे कह दो, R3 R4 ये कह दो, तो ये वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एंगल I बराबर होगा E के, और एंगल R बराबर होगा, R1 बराबर होगा R2 के। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है? जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ हमेशा कैसी होगी? पैरेलल होगी। पहला कंडीशन ये, और दूसरा कंडीशन मैं पहले ही लिखा चुका हूं। द रिफ्रैक्टेड रे लिखो, द रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म।
बच्चों ये था गगनचुंबी कॉन्सेप्ट, GCC, गगनचुंबी कॉन्सेप्ट। अच्छा लगा आपको, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, 1 मिनट रुको, होमवर्क ले लो थोड़ा। होमवर्क लिए बिना नहीं जाओगे, होमवर्क लो फटाफट। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कपड़ा कहां गया यार, एक कॉन्सेप्ट और समझ लो फिर, ठीक है? कॉन्सेप्ट देखो, मैंने ये बताया था, देखो जैसे मैंने वाटर लिया, ठीक है, ग्लास लिया, डायमंड लिया, ठीक है। अगर ये मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालू, वाटर की है 1.33, इसकी है ग्लास की 1.5 और डायमंड की है 2। तो जिसका सबसे ज्यादा म्यू कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ऐसे लिखो, v इंक्रीजेस म्यू डिक्रीजेस, ठीक? तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वाटर में, ठीक, फिर ग्लास में, फिर डायमंड में। क्यों? क्योंकि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें जो वेलोसिटी है कम होगी। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में ज्यादा होती है। अब कहीं ना कहीं देखो, वाटर कम डेंसर है, ग्लास उससे ज्यादा डेंसर है और डायमंड सबसे ज्यादा डेंसर है, तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होगी? डायमंड में, फिर उसके बाद ग्लास में, और सबसे ज्यादा किस में होगी? वाटर में। अब उल्टा केस समझो, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किस में होगा? भाई जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? म्यू, डायमंड का। तो अगर मैं ये पूछूं कि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा होगा डायमंड का, फिर होगा ग्लास का, और फिर होगा वाटर का। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक? इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पेपर में पूछे जाते, चाहो तो मैं दे दूं क्वेश्चन, 1-2 है मेरे पास। अगर तुमसे ये पूछे कि कंडीशन फॉर, एमसीक्यूज का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो ये वाला ऑप्शन आपको याद रखना है, ठीक है? पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक? कई बुक में ऐसे दे रखा होगा कि I ग्रेटर देन E, I इक्वल टू A, ठीक है, I लेस देन, जो I लेस देन E नहीं, लेकिन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन होगा I बराबर E। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, एंगल E बराबर I या I बराबर E। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। फटाफट नोट कर लो इतना, ठीक?